लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था, उसके साथ हम लोगों ने सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट कर लिए थे। उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, और जिससे ये पता चला था कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होती है। एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें ब्लैक पेपर लगाया था, जिससे ये पता चला था कि फोटोसिंथेसिस लाइट में होती है। फिर एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें KOH सॉक्ड कॉटन यूज किया गया था, उससे पता चला था कि CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर एक प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था, उनके एक्सपेरिमेंट से 2 बातें पता चली थी। पहला सवाल ये था कि पौधे हवा शुद्ध करते हैं, खासकर वो हवा जो सांस लेने से खराब होती है या बर्निंग कैंडल से खराब होती है। इसके अलावा पौधों में जो ग्रोथ होती है उसमें एयर का रोल होता है, ये प्रिस्टले ने बताया था। ऐसा ही एक सेटअप जॉन इंजनहाउस ने भी किया था, बस उसको कभी लाइट में रखते थे, कभी डार्क में रखते थे। तो उन्होंने कहा था कि पौधों में हवा शुद्ध करने की क्षमता है, पौधों में हवा शुद्ध करने की क्षमता है, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, एक्सपेरिमेंट ये किया था नया, जिसमें एक एक्वेटिक प्लांट लिए थे और एक्वेटिक प्लांट के अगल बगल उनको बबल दिखाई पड़े थे, और बबल में क्या मिला था? ऑक्सीजन। तो फाइनली बताया था कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फिर एक्सपेरिमेंट बदल गया, TW एंजलमैन आ गए। TW सैक्स का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कहा था कि पौधों की ग्रोथ में, क्या भैया दरवाजा निकाल देना है? अच्छा नहीं लग रहा दरवाजा। पौधों की ग्रोथ में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस। अरे किसके साथ बैठना है? इधर देखो, आओ आगे आओ, यहाँ बैठो इनके। हाँ बैठाओ भाई तिवारी जी। पौधों की ग्रोथ में तुम भी आगे आ जाओ, बिल्कुल पीछे। पौधों की ग्रोथ में कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। ये दुनिया को किसने बताया? ये दुनिया को बताया किसने? वान सैक। पौधे में फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट होता है, पौधों में क्लोरोफिल, ये सारी कहानी उन्होंने बताई। एक और बात बताई थी कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर आए TW एंजलमैन, प्रिज्म यूज किया, लाइट को स्पेक्ट्रम में स्प्लिट कर दिया, और फाइनली बताया कि सभी वेवलेंथ में एक जैसी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ब्लू और रेड रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होती है। तो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने बताया। फिर आए कार्ल वान नील का एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, लेकिन कहा कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, कोई ना कोई हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो स्वयं ऑक्सीडाइज करे और CO2 को रिड्यूस करे। तो कहा वो या तो वाटर होगा या तो H2S होगा। वाटर होगा तो ऑक्सीजन निकलेगी, H2S होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। तो वहीं से बताया कि ये डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये हाइड्रोजन डोनर तय करेगा, H2O और H2S। फाइनल जो लाइन थी कि किसी भी ग्रीन प्लांट में जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस में, वो वाटर से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है। इसको बताया था किसने? कार्नेस वान नील ने। लेकिन इसको प्रूफ किया था किसने? रूबेन और कामेन। और क्या यूज किया था? रेडियो आइसोटोप टेक्निक। कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज किए थे? हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 18 वाला। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए, वेयर डज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहां होती है, या प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहां होती है। बेटा ये हटा दो, बैग पहन ले रहे हैं, उधर लो। प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो इसके बहुत सारे जवाब हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होती है, सही है। फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीफ में होता है, थोड़ा और बेहतर, सही है। लेकिन ग्रीन लीफ में कहाँ होती है, तो कहोगे क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में वास्तव में कौन से सेल के क्लोरोप्लास्ट में, तो मीजोफिल सेल में। तो मीजोफिल सेल में होती है, फिर क्लोरोप्लास्ट में होती है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होती है, तो अंदर जब जाएंगे तो अंदर मिलेगा मेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली, और अंदर मैट्रिक्स भी तो मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके बहुत सारे जवाब हैं। जैसे कहोगे ग्रीन प्लांट में होती है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में होती है, और कहाँ होती है, ग्रीन लीफ में होती है, स्टेम में भी होती है, खासकर वो स्टेम जो छोटे पौधे होते हैं उनके स्टेम में भी हो जाती है। कहाँ होती है, मीजोफिल में होती है। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है, तो कहोगे मेम्ब्रेन, ग्रेना लैमेली या स्ट्रीमा लैमेली में, या कहाँ होती है, मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जो मैं लिख रहा हूं जरा उसको ऐसे लिखें। तो साइड हेडिंग डाले प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लेस ऑफ फोटो, 2 मिनट रुको। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, इसके बहुत सारे जवाब हैं। जैसे पहला जवाब है, लिखते चले, ग्रीन प्लांट्स में होती है। ग्रीन प्लांट्स में कहाँ होती है, तो कहोगे ग्रीन पार्ट में होती है। ग्रीन पार्ट में कहाँ होती है, लीफ में भी होती है, और कुछ ग्रीन स्टेम होते हैं उसमें भी होती है। इवन दुनिया में कुछ ऐसे पौधे हैं जिसकी रूट में भी फोटोसिंथेसिस होती है, बस शर्त है वहां क्लोरोफिल होना चाहिए। तो स्टेम भी मिलेगा और रूट। हाँ, चूज करना पड़ता तो क्या लगाओगे, तो लीफ लगाएंगे। लीफ में कहां होती है, मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल में कहां होता है, तो कहोगे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में, अब क्लोरोप्लास्ट में कहां होती है, तो इसके अंदर 2 हिस्से पाए जाते हैं। एक का नाम है मेम्ब्रेन सिस्टम, और एक का नाम है मैट्रिक्स, या इसी को स्ट्रोमा कहते हैं। और मेम्ब्रेन सिस्टम में भी 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम ग्रेना लैमेली और एक का नाम स्ट्रोमा लैमेली। अब असली सवाल ये है कि फोटोसिंथेसिस 2 जगह होगी, कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन सिस्टम पर होगा और कुछ ना कुछ मैट्रिक्स या स्ट्रोमा पर होगा। तो जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, यहां वास्तव में सनलाइट ट्रैप होती है, और जैसे ही सनलाइट ट्रैप करेंगे और जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का नाम लाइट रिएक्शन होगा। जबकि जो मैट्रिक्स या स्ट्रोमा है, यहां CO2 से ग्लूकोज बनाया जाता है और यहां होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन। और इससे बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस रिएक्शन को कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम फोटोकेमिकल रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम
कार्बन रिएक्शन। तो जनरल कहानी यह है कि किसी भी क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो लाइट को ट्रैप करेगा, उसके बाद क्या बनाएगा, तो बहुत कुछ बनता है। लाइट को ट्रैप करके जो मेन टारगेट है वो दो चीजें बनाना है, एटीपी एंड NADPH की सिंथेसिस करना है। मेन टारगेट इनका ये है और मेन टारगेट इनका ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ग्लूकोज होगा, जो कहां से बनेगा, CO2 से बनेगा। तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो किसी भी प्लांट में, लीफ में, मीजोफिल सेल में, क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन सिस्टम और मैट्रिक्स दो अलग अलग है। यहाँ बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है, काम का बंटवारा है। मेम्ब्रेन सिस्टम का मेन टारगेट है लाइट को ट्रैप करके एटीपी और NADPH2 बनाओ, और मैट्रिक्स या स्ट्रोमा का काम है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन चला करके कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाओ। इस रिएक्शन जिसमें लाइट ट्रैप होती है उसका नाम लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन। यहां तक लिख लो पहले। यहां तक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट होते हैं, एक का नाम लाइट रिएक्शन और एक का नाम डार्क रिएक्शन है। इसी का दूसरा नाम अभी लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे, फोटोकेमिकल, और इसी का दूसरा नाम कार्बन रिएक्शन। हमको इन दोनों की प्रॉपर्टीज याद रखनी है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ध्यान से सुन ले, फिर भी लिख लेंगे। पहला सवाल यह है कि लाइट रिएक्शन का नाम लाइट रिएक्शन क्यों है, तो कहोगे ऐसी कोई भी रिएक्शन जो लाइट पर डिपेंडेंट हो डायरेक्ट, उसका नाम क्या रखोगे। अगर लाइट होगी तो लाइट रिएक्शन होगी, और अगर लाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं होगी, मतलब सीधे लाइट पर डिपेंडेंट है। तो इसका नाम डार्क क्यों है, तो क्या यह डार्क में होती है, तो ऐसा नहीं है। चूंकि इसका नाम लाइट रख चुके हैं तो मजबूरी में इसका नाम डार्क रखना पड़ा। ये भी लाइट के ही प्रेजेंस में होती है, बस फर्क समझिए, ये लाइट पर डायरेक्ट डिपेंड है, ये लाइट पर इनडायरेक्ट डिपेंड है। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि इस लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH2 बनेंगे उन्हीं का इस्तेमाल यहां होगा। तो ये किस पर डिपेंड है, तो कहोगे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड है। ये भी लाइट में होती है, ये भी लाइट में होती है, ठीक है। ये लाइट पर डायरेक्ट डिपेंड है, ये लाइट पर इनडायरेक्ट डिपेंड है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये डार्क में होती है, या ये मत समझ लीजिएगा कि ये लाइट से इंडिपेंडेंट है। अब आखिरी सवाल ये है कि लाइट रिएक्शन में क्या 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 यूज होता है। तो लाइट रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो सनलाइट चाहिए, सनलाइट के बाद क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल के साथ हमको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो जब वाटर टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो लाइट रिएक्शन का ही एक प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। उसके बाद एटीपी बनेगा और NADPH2। तो लाइट रिएक्शन में क्या यूज करोगे और क्या बनाओगे, तो यूज करेंगे लाइट, यूज करेंगे वाटर, यूज करेंगे क्लोरोफिल, और बनाएंगे क्या, बनाएंगे एटीपी, बनाएंगे NADPH2 और ऑक्सीजन भी रिलीज करेंगे। अब आ जाओ डार्क में, इसमें यूज क्या करेंगे, तो एटीपी यूज करेंगे, NADPH2 यूज करेंगे और CO2 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, CO2 यूज करेंगे, और बनाएंगे क्या,
तो इसी में ग्लूकोज बनाएंगे। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे, क्या बनाएंगे, इतने ही क्वेश्चन याद करना है। मैं लिख रहा हूं, आप लिख डालिए। टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। यूज करेंगे लाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर, और प्रोड्यूस करेंगे। और क्या होगा, यहाँ एक और घटना है, यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर टूट जाता है और उसी से O2 रिलीज होती है। ये प्रोड्यूस क्या करेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा ATP, प्रोड्यूस करेगा NADPH और प्रोड्यूस करेगा क्या, ऑक्सीजन। अब डार्क रिएक्शन में आ जाओ, ये भी कहां होती है, लाइट ही में होगी। ये मत समझ लेना कि ये डार्क में होगी। टेक प्लेस इन लाइट, नॉट इन डार्क। ये मत समझ लीजिएगा कि अंधेरे में होगी। ये किस पर डिपेंड है, तो ये डिपेंड है ये भी लाइट पर, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डिपेंड ऑन लाइट। वास्तव में किस पर डिपेंड है, तो कहोगे डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और प्रोडक्ट कौन से, स्पेशली दो, ATP और NADPH। क्या क्या यूज करेगा, क्या नहीं है, नॉट लाइट इंडिपेंडेंट। ये मत समझ लेना कि लाइट से इंडिपेंडेंट है। क्या क्या यूज करेंगे, तो यूज करेंगे CO2, ATP और क्या यूज करेंगे, NADPH। और क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे ग्लूकोज। एक क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में, क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर पूछा है। करा किसी भी प्लांट पर जब सनलाइट आती है तो प्लांट के लीफ के मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। और मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां से उनको बढ़िया लाइट मिले। मतलब मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और अपने आप को ऐसा अलाइन करते हैं कि सनलाइट से बेहतर एक्सपोज हो पाए। एग्जाम्पल समझो, अगर डिम लाइट है तो ऐसी जगह खड़े होंगे कि ज्यादा लाइट उनको मिल जाए, और अगर बहुत ब्राइट लाइट है तो ऐसी जगह खड़े होंगे कि ज्यादा नुकसान ना होने पाए, क्योंकि बहुत ब्राइट लाइट होगी तो नुकसान भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट की जो फ्लैट सरफेस है वो मीजोफिल सेल के मेम्ब्रेन के कब पैरेलल होगी और कब परपेंडिकुलर होगी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है इसी हेडिंग में। तो उसका आंसर देखो क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये मीजोफिल सेल है, ये दूसरी मीजोफिल सेल है,
और इसके ऊपर भी लाइट आ रही है, और इसके ऊपर भी लाइट आ रही है। इस मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। देखो कैसे, तो एक विकल्प ऐसा है कि क्लोरोप्लास्ट ऐसे होंगे, तो इसकी जो ये वाली सरफेस है वो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन की क्या है, पैरेलल है। एक विकल्प ऐसा भी है कि क्लोरोप्लास्ट ऐसे हो जाएं, दो पोजीशन है। देखिए क्लोरोप्लास्ट ऐसे लगे हैं और क्लोरोप्लास्ट ऐसे लगे हैं, फर्क समझिए क्या है। लाइट जब आती है डिम तो पोजीशन ऐसी कर लेते हैं, और लाइट जब आती है ब्राइट तो पोजीशन ऐसे कर लेते हैं। मतलब समझ लीजिए क्या है, ऐसा पोजीशन कर लिया है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट का एक्सपोजर इनकी सरफेस पर हो, और यहां से लग रहा किनारे छुप गए हैं, और छुपने का पर्पज क्या है कि लाइट बहुत तेज है, अगर ठीक सामने पड़ेंगे तो हो सकता है झुलस जाए। तो नेचर ने व्यवस्था की है, क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं और कभी ऐसे हो जाते हैं। अब आप ये बता दीजिए कि क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन है कैसी। तो अगर ध्यान से देखें तो क्लोरोप्लास्ट की जो फ्लैट सरफेस है ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की जो फ्लैट सरफेस है वो मीजोफिल की मेम्ब्रेन के क्या है, पैरेलल है। तो यहां क्या लिखोगे, पैरेलल टू मेम्ब्रेन, अभी लिखो नहीं देख लो, ऑफ मीजोफिल सेल। लेकिन इसका एक दूसरा व्यू है, ये आ रही है लाइट और ये है सरफेस, तो एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसको ये भी तो कह सकते हो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट। बात तो एक ही है, इसके सरफेस के क्या है पैरेलल और लाइट के क्या है परपेंडिकुलर। यहां बताओ, यहां देखिए क्या है, अब ये सरफेस और इस सरफेस के बीच एंगल 90 का हो गया है, तो अब ये परपेंडिकुलर हो गए किसके, मेम्ब्रेन। तो ये अब है परपेंडिकुलर टू मेम्ब्रेन ऑफ मीजोफिल सेल। लिख लो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, उसका आंसर नहीं दिया है। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, फोटोसिंथेसिस कहां होती है। इसका आंसर बड़ा आसान है, क्या ग्रीन लीफ, या कहां होती है क्लोरोप्लास्ट। सही बात है। कह रहे जैसा कि पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है, तो ग्रीन लीफ में होती है, लेकिन ये कहीं और भी हो सकती है, जैसे ग्रीन स्टेम में या ग्रीन रूट में। कह रहा क्या नाम बता सकते हो, तो कह दो हाँ बता सकते हैं, स्टेम में भी हो सकती है और रूट में भी हो सकती है। कह रहा यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट द मीजोफिल सेल लीफ हैव लार्ज नंबर ऑफ क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये लाइन टिक कर लो, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्लोरोप्लास्ट एलाइन करते हैं देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल की वॉल के हिसाब से एलाइन करते हैं, सच दैट दे गेट क्या, ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कह रहे यहां से व्हेन डू यू थिंक, आप सोचते हो कि कब क्लोरोप्लास्ट विल अलाइन विद देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल, इसकी फ्लैट सरफेस वॉल के पैरेलल कब होगी, तो डिम पे की ब्राइट में, डिम पे। और वही व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट,
तो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर कब होगी, तब भी डिम लाइट है, और पैरेलल होगी मीजोफिल के, तब भी आंसर क्या है, डिम। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है, डिम लाइट है। You have studied the structure of chloroplast in chapter 8. Within the chloroplast there is a membrane system जिसमें क्या आएगा, ग्रेना और क्या, स्ट्रोमा लैमेली, और साथ में क्या मिलेगा, मैट्रिक्स। There is a clear cut division of labor within the chloroplast. Within the chloroplast, टिक करो यहां से। मेम्ब्रेन सिस्टम का मेन काम है ट्रैप करो क्या, लाइट एनर्जी को, और सिंथेसिस करो क्या, एटीपी और एनएडीपीएच। लेकिन जो स्ट्रोमा में है वहां क्या होगा, एंजाइमेटिक, और सिंथेसिस क्या करेंगे, शुगर की या कार्बोहाइड्रेट, जो फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। कह रहा जो पहले रिएक्शन होती है वो डायरेक्ट किस पर डिपेंड है, लाइट पर है, इसी नाते नाम लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जो बाद वाली है नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, सीधे लाइट से ड्राइवन नहीं है, लेकिन डिपेंड है किस पर, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, कौन से, एटीपी और इसी नाते अलग रखने के लिए इसका नाम क्या रख दिया गया, डार्क रिएक्शन रख दिया गया, या कार्बन रिएक्शन। कह रहा ये मत समझ लीजिएगा, नॉट कंस्ट्रक्टेड का मतलब ये अपने दिमाग में गलत धारणा मत बैठा लीजिएगा। क्या, तो दो बातें गलत बैठ सकती हैं कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, डार्कनेस में, ये गलत है, और डार्क रिएक्शन नॉट लाइट डिपेंडेंट, क्या नॉट लाइट डिपेंडेंट है, ये भी क्या है, लाइट, दोनों लाइट डिपेंडेंट है, दोनों लाइट में होती हैं, बस फर्क ये है एक सीधे डिपेंड है और एक सीधे नहीं डिपेंड है। ये डायग्राम है, इसमें कोई खास बात नहीं है। मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये स्ट्रोमा लैमेली, ये ग्रेना लैमेली, और बाकी जो एरिया है क्या है, ये मैट्रिक्स है या इसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में राइबोसोम पड़ा है, स्टार्च की ग्रेन्यूल है और लिपिड के ड्रॉपलेट है, कुछ खास नहीं है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो ये हाउ मेनी काट दीजिए, यहां से हेडिंग डाल दीजिए, पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। और इसमें जरा हम कुछ लिख रहे हैं, पहले उसको लिख लीजिए फिर बताता हूं। क्वेश्चन ये है कि फोटोसिंथेसिस में कुल कितने पिगमेंट इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे कहोगे पिगमेंट इन्वॉल्व कितने हैं ये बाद में बताएंगे, पहले ये तो पता चले कि प्लांट में पिगमेंट हैं कितने। अब 4 होंगे तभी तो 4 इन्वॉल्व होंगे, पिगमेंट 1 होता तो क्या 4 इन्वॉल्व हो जाते, ना होते। तो पलट देते सवाल। किसी भी ग्रीन प्लांट में ग्रीन कलर की लीफ होती है, लेकिन ग्रीन कलर की जो लीफ होती है, सारे प्लांट का जो हरा रंग होता है वो एक जैसा नहीं होता है। इवन एक ही प्लांट में ढेर सारी पत्तियां लगी हैं, सारी पत्तियों का रंग एक जैसा नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो ग्रीन लीफ हैं उनका जो ग्रीन शेड है, कलर है, वो डिफरेंट होता है अलग अलग लीफ में या अलग अलग प्लांट में। अब सवाल है क्यों, तो उसका जवाब यह है कि हरे रंग के लिए अगर कोई एक पिगमेंट होता तो सारे लोगों में एक जैसा हरा होता, लेकिन यहाँ ग्रीन कलर बनाने के लिए कई पिगमेंट इन्वॉल्व हैं। तो पता कैसे चला, तो अगर आप बीएससी एमएससी करेंगे तो एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर और क्रोमेटोग्राफी का मतलब कलर अलग अलग करना। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिससे बताया जा सकता है कि मिक्सचर में कितने कलर हैं। जैसे मान लीजिए आप 3-4 कलर लेके पानी में घोल लीजिए और मिक्स करके एक नया कलर बना लीजिए, तो कैसे पता चले कि इसमें कौन कौन से कलर मिले हैं, तो कौन बता देगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये कैसे बताएगा ये आपको नहीं पढ़ना, आपको याद रखना है। तो किसी भी हरे रंग के प्लांट में जो ग्रीन लीफ हैं उनका जो ग्रीन कलर है वो एक पिगमेंट से नहीं होता है, वो कई पिगमेंट से होता है। कितने, 4 पिगमेंट। पता कैसे चला, तो चारों पिगमेंट को अलग किया गया, किस टेक्निक से, तो आंसर देंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी।
तो जब अलग किए तो पता चला 4 हैं। अब जब 4 हैं तो नाम, तो एक का नाम क्लोरोफिल ए है, एक का नाम क्लोरोफिल बी है, एक का नाम जैंथोफिल है, एक का नाम कैरोटिनॉइड है, और सबका अपना अपना कलर है। ये ब्राइट ग्रीन से लेकर के ब्लू ग्रीन तक होती है। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है, जैंथोफिल येलो होता है, कैरोटिनॉइड येलो से लेकर के येलो ऑरेंज तक होता है। ये इसी साल मैचिंग में आया है। तो यहां देखो लिखा है ग्रीन प्लांट के ग्रीन लीफ के डिफरेंट शेड होते हैं, नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू 4 डिफरेंट पिगमेंट। कैसे पता चला? सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पिगमेंट के नाम याद रखिएगा, उनका कलर याद रखिएगा। इसी साल एक क्वेश्चन मैचिंग का आया है जिसमें यही चीज केवल मैच कराई गई है। आगे बढ़ते हैं। इतने सारे पिगमेंट में से जो क्लोरोफिल ए है यही रियल में मेन पिगमेंट है। तो आप चाहे मेन पिगमेंट कहो, चाहे मेजर पिगमेंट कहो, और चाहे मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट कहो। तो बाकी जो बचे कौन से? बी बचा, जैंथोफिल बचा, कैरोटिनॉइड। इन सारे पिगमेंट को एसेसरी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा मेन पिगमेंट कौन है और एसेसरी पिगमेंट कौन है, तो मेन है क्लोरोफिल ए और एसेसरी है कौन सा? क्लोरोफिल बी है, जैंथोफिल है और कैरोटिनॉइड। एक क्वेश्चन और मैंने लिख दिया है, चाहे पूछे मेन पिगमेंट, चाहे पूछे मेजर पिगमेंट, चाहे पूछे मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट, तो आंसर क्या देंगे? क्लोरोफिल ए। फिर क्वेश्चन पूछेगा एसेसरी कौन से हैं, तो क्लोरोफिल बी बताओगे, जैंथोफिल बताओगे, कैरोटिनॉइड। अब सवाल यह है कि जब मोस्ट एबंडेंट यही है, सबसे ज्यादा यही है, तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी यही करेगा। तो जब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाला पिगमेंट आपके पास है, तो फिर एसेसरी पिगमेंट की आवश्यकता क्या पड़ गई? जब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ये कर ही सकता है क्लोरोफिल ए, तो ये बी की, कैरोटिनॉइड की, जैंथोफिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्यों पड़ी वो समझिए। क्लोरोफिल ए पिगमेंट की लाइट एब्जॉर्ब करने की क्षमता बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सभी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। अगर 3-4 लोग और लग जाएं तो कोई वेवलेंथ कोई एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई वेवलेंथ कोई एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई वेवलेंथ कोई एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मिल करके क्या करेंगे? ज्यादा रेंज हो जाएगी, ज्यादा रेंज की लाइट क्या कर सकेंगे? एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो एसेसरी पिगमेंट का जो मेन फायदा है कि रेंज बढ़ाना है एब्जॉर्प्शन की, वेवलेंथ की। अगर अकेला होगा तो उसकी कोई एक निश्चित वेवलेंथ होगी, उसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को छोड़ देगा। और अगर 4-5 लोग होंगे तो कोई वेवलेंथ कोई एब्जॉर्ब कर लेगा और कोई वेवलेंथ कोई एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहला सवाल कि इनका काम क्या है, तो ये वाइड रेंज करते हैं वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस। दूसरा, एब्जॉर्ब करके करेंगे क्या? तो जितने भी एसेसरी पिगमेंट हैं वो सब एब्जॉर्ब करके एनर्जी को किसको दे देंगे? क्लोरोफिल ए को देंगे। तो काम उसी को करना है। कभी कभार बहुत तेज धूप आ जाएगी, तेज लाइट आने लगी, तो जब बहुत तेज लाइट होगी और अगर अकेला क्लोरोफिल ए होगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि सारी लाइट इसी के ऊपर गिरने लगेगी। और अगर 4-5 लोग और होंगे तो लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो असर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लाइट से नुकसान भी हो सकता है, पिगमेंट डैमेज भी हो सकते हैं। डैमेज होने को कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, या क्या कहते हैं? सोलराइजेशन। हिंदी में इसको झुलस जाना कहते हैं। तो अगर पिगमेंट का फोटो ऑक्सीडेशन हो गया तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी। तो कौन बचाएगा? तो प्रोटेक्ट करेंगे क्लोरोफिल ए को। कहां से? फोटो ऑक्सीडेशन या सोलराइजेशन। तो एसेसरी पिगमेंट के क्या 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 काम हैं? तो कहोगे 3 काम है। लाइट को एब्जॉर्ब करो, एनर्जी ट्रांसफर कर दो। किसको? तो क्लोरोफिल ए को। दूसरा, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ यूटिलाइज हो सके, किसमें? फोटोसिंथेसिस में। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, बचाना है किसको? क्लोरोफिल ए को। कहां से? तो आंसर देंगे फोटो ऑक्सीडेशन या कहां से? सोलराइजेशन। क्लियर है यहां तक? साइड हेडिंग डालिए, इसी हेडिंग के अंदर है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन
स्पेक्ट्रम। और हम दो ग्राफ बना रहे हैं, आप ग्राफ बना लीजिए, जो लिख रहा हूं उसे लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में काफी अच्छे सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्या और एक्शन स्पेक्ट्रम है क्या। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट की अलग अलग वेवलेंथ। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि किसी भी प्लांट में पाए जाने वाले पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को अलग अलग एब्जॉर्ब करते हैं। कोई किसी वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और कोई किसी वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेकिन सब मिल के किसको एब्जॉर्ब करते हैं? तो सब मिल करके 400 से 700, इधर कुछ देखो नहीं, अब 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसको विजिबल वेवलेंथ भी कहते हैं, इसको विबग्योर भी कहते हैं, इसको व्हाइट लाइट भी कहते हैं। तो प्लांट में पाए जाने वाले पिगमेंट विजिबल व्हाइट लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन अलग अलग पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब सवाल यह है कि जब पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे तो उनसे जो फोटोसिंथेसिस होगी, उसका जो रेट होगा वो भी अलग अलग होगा। कोई किसी वेवलेंथ में ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, कोई किसी वेवलेंथ में ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। तो अलग अलग वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस का रेट भी अलग अलग होता है। इसको कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन का मतलब काम होना, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब होना और एक्शन का मतलब अलग वेवलेंथ में अलग फोटोसिंथेसिस होना। अब कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और किसको कम एब्जॉर्ब करेगा, ये आपसे पूछेगा। तो वेवलेंथ हमारे पास 400 टू 700 नैनोमीटर है, इसी को एब्जॉर्ब करना। कैसे देखो डायग्राम में, तो ये 400 से लेके 700 तक हमने लिख दिया है। रेंज को ये माना जाता है कि जो 400 से 500 होती है उसको ब्लू लाइट मानते हैं, जो 500 से 600 के बीच होती है वो ग्रीन लाइट, और जो 600 से 700 वो रेड लाइट। वैसे तो कितने होते हैं, 7 कलर होते हैं इसको, लेकिन 3 में माना जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ मैंने ग्राफ एब्जॉर्प्शन का बना दिया है, तो ध्यान से देखें। 400 से 500 का मतलब ब्लू लाइट को क्लोरोफिल ए भी एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल बी भी एब्जॉर्ब करेगा और कैरोटीनॉइड। लेकिन जो 500 से 600 है उसको ना ए एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा, ना बी एब्जॉर्ब करेगा, ना कैरोटीनॉइड, बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा। इवन कैरोटीनॉइड तो मैंने यही रोक ही दिया है, तो आगे एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो 400 से 500 का मतलब ब्लू लाइट को सब लोग एब्जॉर्ब करेंगे, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे वो कैरोटीनॉइड हो। 500 से 600 को कैरोटीनॉइड तो बिल्कुल नहीं एब्जॉर्ब करेगा, हाँ ए और बी बहुत जरा सा एब्जॉर्ब करेंगे। फिर आगे बढ़ोगे तो 600 से 700 में जाओगे तो देखोगे यहाँ कैरोटीनॉइड तो है नहीं, ए और बी ही है। तो अगर हम सिर्फ ए की बात करें, अगर हम सिर्फ ए की बात करें तो कहाँ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और कहाँ एब्जॉर्प्शन कम होता है, या कौन सी लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती, कौन सी कम। तो दिख रहा है भाई, ब्लू लाइट ज्यादा और रेड लाइट ज्यादा और ग्रीन लाइट कम। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड और मिनिमम एब्जॉर्प्शन ग्रीन। ब्लू रेड का मतलब 400 से 500 और रेड का मतलब 600 से 700 और ग्रीन का मतलब 500 से 600। पहला सवाल यही है कि ग्रीन कलर की लाइट कम एब्जॉर्ब होती है, क्यों? कोई तो कारण होगा। तो फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि जो पिगमेंट जिस कलर का होता है वो उस कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ग्रीन कलर के ही तो पिगमेंट हैं, इसी नाते ग्रीन लाइट को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मिनिमम एब्जॉर्प्शन ग्रीन का होता है, क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक। एक क्वेश्चन। अब ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन की बात, अब आते हैं एक्शन। तो एक्शन का भी वही हाल है भाई, जहां जो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे वहीं तो काम ज्यादा करोगे, और जहां कम एब्जॉर्ब करोगे वहां काम भी कम करोगे। तो देखो 400 से 500 का मतलब ब्लू रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है,
500 से 600 में फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत कम है, फिर 600 से 700 में फिर क्या है, ज्यादा है। तो जहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा वही एक्शन ज्यादा, और जहां एब्जॉर्प्शन कम वहां एक्शन भी क्या, कम। इसका मतलब 1 to 1 ओवरलैप कर रहे हैं। जैसा ग्राफ यहां बना लगभग वैसे ग्राफ यहां बना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम एक जैसा है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां, ब्लू और रेड, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां, ब्लू और रेड। यहां नीचे मैंने नहीं लिखा है, वो बात अंडरस्टूड है। ब्लू का मतलब 400 से 500, रेड का मतलब 600 से 700। और मिनिमम एब्जॉर्प्शन कहां, ग्रीन, तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस कहां, ग्रीन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो ऑप्शन तुरंत आप दोगे ब्लू एंड रेड। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा चालाक निकल गया, उसने एक ऑप्शन ब्लू अलग दे दिया और एक ऑप्शन रेड अलग दे दिया, तब क्या करोगे? तो पेन गिराएंगे, जिस पे गिरेगा वो आंसर भर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। दिख रहा होगा ब्लू रीजन में ग्राफ थोड़ा सा ऊंचा बना है, थोड़ा सा ऊंचा बना है, किससे, रेड रीजन से। तो अगर चूज करना पड़े तो क्या चूज करोगे, ब्लू चूज करोगे। ठीक है, अच्छा अगर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम पूछे तो क्या बताओगे, ब्लू एंड रेड, कोई शक नहीं है। फिर वही कहानी, ब्लू अलग दिया है, रेड अलग दिया है, तब क्या करोगे? तो देखोगे थोड़ा सा ये ऊंचे बना हुआ है, बराबर बना दिए हो। हाँ, सोचोगे सर से गलती हो गई, सुधार कर देते हैं, है ना। तो ये हल्का सा क्या है, ऊंचे है, क्योंकि ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, रेड रीजन में। तो अगर ब्लू और रेड में चूज करना पड़ेगा तो यहाँ क्या चूज करोगे, रेड, और यहाँ क्या चूज करोगे, ब्लू चूज करोगे। यहां तक क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर सब लिख लेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ को डिफरेंटली क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सेम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। एक्शन का मतलब यह है कि डिफरेंट वेवलेंथ में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। मैक्सिमम और मिनिमम यहां लिखा हुआ है। अगर एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लू, उससे कम रेड और उससे कम ग्रीन। और अगर एक्शन का ऑर्डर पूछा जाए तो रेड होगा, ब्लू होगा और ग्रीन होगा। कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे, तो कहोगे विजिबल वेवलेंथ, जिसकी रेंज 400 से 700, जिसको विबग्योर भी कहते हैं। लिख लीजिए। डिफरेंट पिगमेंट रुक जाए, इसके पहले एक और लाइन लिखना है। प्लांट के जो पिगमेंट हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट, वो भी कौन सी, विजिबल वेवलेंथ। और विजिबल वेवलेंथ कितनी है, तो 400 टू 700 किलोमीटर नैनोमीटर। इसी को कहते हैं व्हाइट लाइट, और ये है विबग्योर सिस्टम। ठीक, वापस फिर ये आया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। और एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब भी यही है। डिफरेंट पिगमेंट फोटोसिंथेसिस
rate different in different अलग अलग पिगमेंट का फोटोसिंथेसिस का रेट अलग अलग वेवलेंथ में क्या है, अलग अलग होता है। अगर हम एब्जॉर्प्शन का आर्डर पूछे तो बताओ, तो एब्जॉर्प्शन का आर्डर होगा सबसे ज्यादा ब्लू, उससे कम और उससे कम ग्रीन। वेरी गुड। और अगर एक्शन का या फोटोसिंथेसिस का आर्डर पूछे, तो क्या बताओगे? तो सबसे पहले बताओगे रेड, उससे कम ब्लू और उससे कम ग्रीन। अच्छा, एग्जामिनर ने दिमाग लगा दिया, एग्जामिनर ने ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन रेड है, एक ऑप्शन है ब्लू, एक ऑप्शन है ग्रीन और एक ऑप्शन है व्हाइट, और पूछ रहा है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होगी। तो जब हम व्हाइट कह देंगे तो रेड और ब्लू दोनों शामिल हो जाएंगे, तो मैक्सिमम कहां होगी, व्हाइट। फिर एग्जामिनर और दिमाग लगा दिया, किसी पौधे पर व्हाइट लाइट लगातार पड़ती रहे, इसको कंटिन्यूअस कहते हैं, और रुक रुक के पड़े उसको इंटरमिटेंट कहते हैं। तो कंटिन्यूअस वाले में होगी कि इंटरमिटेंट वाले में? अगर कंटिन्यूअस होगा तो पिगमेंट एग्जॉस्ट कर जाएंगे, तो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। तो काम से बीच बीच में छुट्टी भी तो चाहिए, तो सबसे बढ़िया प्रोडक्शन कब होगा, जब बीच बीच में छुट्टी मिलेगी, उसको क्या कहेंगे, इंटरमिटेंट। तो ऑर्डर ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर आपसे पूछेगा तो सबसे बढ़िया आंसर लगाओगे इंटरमिटेंट। अगर इंटरमिटेंट से होगा तो क्या कहोगे, व्हाइट, तब लगाओगे रेड, तब लगाओगे ब्लू और तब लगाओगे ग्रीन। ये रियल ऑर्डर है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस इंटरमिटेंट में, उससे कम कंटिन्यूअस व्हाइट में, उससे कम रेड, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन। जरा पीछे जो ग्राफ बना उसको देख लीजिए, वहां से दो क्वेश्चन और छिपे हुए हैं, अभी आपको दिखाई पड़ जाएंगे। अगर हम क्वेश्चन पूछे कि मेजर पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या बताओगे? तो तुम कहोगे क्लोरोफिल ए। ऑप्शन में होगा तब ना आंसर लगाओगे। ऑप्शन सुनो कैसे है। ऑप्शन है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ऑप्शन है क्लोरोफिल ए एंड कैरोटिनॉइड, ऑप्शन है क्लोरोफिल ए एंड जैंथोफिल। अब क्या करोगे? क्वेश्चन सुन ले, आंसर तब बतावे। मेजर पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए, कोई शक नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन भी तो होना चाहिए। ऑप्शन में ऐसे है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल ए एंड कैरोटिनॉइड, और तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल ए एंड जैंथोफिल। तब क्या करोगे? ए एंड के साथ क्या लगा दोगे, बस ये बताओ। बी लगा दें कि कैरोटिनॉइड लगा दें कि जैंथोफिल लगा दें? तो बी नहीं लगाएंगे, क्यों? जैसा ए है वैसा ही बी है कलर वाइज। तो अगर पिगमेंट लगाना है तो डिफरेंट पिगमेंट लगाइए, तो उसके साथ आंसर देंगे कैरोटिनॉइड। तो अगर क्वेश्चन आ गया मेजर पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो या तो आंसर मिले क्लोरोफिल ए, कोई शक नहीं है, लेकिन अगर कहीं मिला के ऑप्शन दे दिया तो क्या लगाओगे? ए एंड कैरोटिनॉइड लिखो।
हाँ, अगर ऑप्शन वैसे दिए हैं तो आप क्लोरोफिल ए लगाइएगा। जरा ग्राफ देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है। जरा इधर बताओ, अगर हम सिर्फ 400 से 500 को ही देखें, आगे देखें ही ना, तो बताओ क्लोरोफिल ए का ज्यादा है कि बी का? कुछ लोग आंसर पहले दे देते हैं, देखते बाद में है। 400 से 500 में ए का ज्यादा है कि बी का? तो बी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है किससे? ए से। चलो ठीक है, अगर हम 600 से 700 ही केवल देखें तो ए का ज्यादा है किससे? बी से। तो दो सवाल। अगर हम 400 से 500 नैनोमीटर वेवलेंथ की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ए का ज्यादा है कि बी का? बी का ज्यादा है। और अगर 600 से 700 की बात करें तो ए का ज्यादा है। देखो दो लोग, फार 400 से 500 नैनोमीटर, बताओ एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल बी मोर देन क्या? क्लोरोफिल ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर हम इसके लिखें तो अब बताओ, एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए मोर देन क्लोरोफिल बी, सही है? ये दोनों लाइनें लिखी नहीं, लेकिन डायग्राम में ग्राफ से समझ में आ रही हैं। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि कब ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा और कब बी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है? ए का किस लाइट में ज्यादा है? ए का, भाई इसका मतलब ये कौन सा रीजन है? रेड रीजन है। तो ए का एब्जॉर्प्शन कहां ज्यादा है? रेड लाइट का। और बी का कहां ज्यादा है? तो ब्लू और रेड में अगर क्वेश्चन पूछे कि किसका ज्यादा कब होता है, तो कहोगे रेड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कौन करेगा? ए करेगा। और ब्लू का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कौन करेगा? बी करेगा। तो बी फॉर ब्लू और बी फॉर बी। अब खोलो एनसीईआरटी। कहां चला गया? निकालें हाइलाइटर, हाईलाइट करें। कह रहा है लुकिंग एट प्लांट यू हैव यूर वंडर्ड why and how there is so many shade of green in their leaf even in same plant. We look for an answer to this question by trying to, यहां से हाईलाइट करो, separate the leaf pigment through the paper chromatography। एक सवाल तो ये है, जब क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन कर लिया गया तब पता चला कि लीफ में जो कलर है जो हमको दिखता है वो किससे नहीं है? सिंगल पिगमेंट से नहीं है। तो है किससे? 4 पिगमेंट। कौन से? क्लोरोफिल ए है, बी है, ज़ैंथोफिल है और कैरोटीनॉइड है। और सबका अलग अलग कलर है। ये ब्राइट ग्रीन से ब्लू ग्रीन रेंज में है, ये येलो कलर का है, ये येलो और ग्रीन कलर का है, ये येलो कलर का है और ये येलो से येलो ऑरेंज। यहां तक तो आपने रट लिया। लेट अस सी हाउ रोल ऑफ वेरियस पिगमेंट प्ले इन फोटोसिंथेसिस। कैसे? देखो, जो पिगमेंट्स हैं प्लांट में उनके पास योग्यता है कि वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। कैन यू गेस व्हिच इज द मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट? क्या बताओगे? अभी बताया क्लोरोफिल ए है।
लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए। सारा मेन फोकस किस पर है? ए ही पर है। एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ। ऑफ कोर्स यू आर फैमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, और उसको कहते क्या है? वेवग्योर, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 400 टू 700। फिर कह रहा है, फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वेवलेंथ है या कौन सा कलर है जब क्लोरोफिल ए शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। क्या आंसर दोगे? तो क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम कहां है? ब्लू में कि रेड में? ब्लू में। हमको जल्दी नहीं है, तुमको जल्दी है। देखो ध्यान से, फिर से ग्राफ। यहां भले ही ए बी से ज्यादा है, लेकिन यहां की ऊंचाई से देखो क्या है? नीचे है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होगा? अभी पीछे लिखा क्या है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू रीजन में होता है। नहीं लिखा है पीछे? दूसरी बात बताए, बस उसको लागू कर दिए, पहली बात छोड़ दिए तुरंत। ए का बी से जब कंपेयर करेंगे तब बताओगे कि वहां ए का ज्यादा है, वहां बी का ज्यादा है। ओवरऑल कहां ज्यादा है? ओवरऑल तो यही ज्यादा है ना। यहाँ का कोई ग्राफ इस ग्राफ से नीचे है, यहाँ के सारे ग्राफ क्या है? ऊंचे हैं। इसका मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है? 400 से 500 में हो रहा है। ऐसे सवाल गलत करोगे एग्जाम में। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो अगर चूज करना पड़ेगा तो ब्लू लगाइएगा, नहीं तो ब्लू एंड रेड लगाइएगा। इट्स सो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक हो। हाँ, कौन सी है? तो है रेड। तो मेन मिल गए दो, ब्लू और रेड। कह रहा फिगर देखो, देख लिया। वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर, तो फिर वही आंसर मिलेगा। क्या? दो वेवलेंथ मिलेंगे, एक 400 से 500, एक 600 से 700। कलर पूछेगा तो ब्लू एंड रेड। तो लिखा है वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए। आंसर दिया है उसका ब्लू एंड रेड। हाँ, चूज करना पड़ेगा तो चूज करेंगे ब्लू। इट आल्सो शोज, इसी समय क्या होती है? हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। बाय लुकिंग ए फिगर 13.c देखेंगे तो कंप्लीट ये अंडरलाइन करो, 1 to 1 क्या है? ओवरलैप। जहां एक्शन ज्यादा वहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। एनसीईआरटी में ऐसा खिचड़ी बना के लिखें कि याद न रहे, बाकी सब कुछ हो जाए। ठीक है, तो जो नोट्स लिख रहे हो बस उसी से याद रहेगा, इससे कुछ याद रहने वाला है नहीं। इन्होंने पूरा प्रयास किया है कि आप कुछ समझ न पाओ कि आखिर लिखा क्या है, केवल कंफ्यूज कर रहे हैं। These graph together shows that most of photosynthesis कहां होगी? ब्लू एंड रेड। लेकिन कुछ फोटोसिंथेसिस कहीं और भी हो सकती है। ठीक है, कह रहा कैसे होगी? तो लिखा है क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। अदर थाइलेक्वाइड पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल बी, जैसे कि जेंथोफिल, जैसे कि कैरोटीनॉइड, इन सब को क्या कहते हो? एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को। किसको कह रहा है? ये प्रोटेक्ट करेंगे। देखो लिखा है प्रोटेक्ट करेंगे क्लोरोफिल ए को, कहां से? और साथ में इनेबल करेंगे क्या? वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो एसेसरी पिगमेंट का फंक्शन हमने आपको अलग से पहले ही बता दिया था। तो ये अच्छा पैराग्राफ है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। पहले तो रटने वाले सवाल वो मैंने पहले बताए हैं, फिर ग्राफ के सवाल। तो ग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, कुछ ही मैंने आपको बता दिए। जैसे 400 से 500 में ए और बी की तुलना करेगा तो 400 से 500 में केवल बात कर रहे हैं तो कहोगे बी ज्यादा है ए से, और 600 से 700 में ए ज्यादा है बी से। ओवरऑल कहां ज्यादा है? ओवरऑल 400 से 500 नैनोमीटर में ही ज्यादा है। चलो हेडिंग डालें, ये व्हाट इज हटा दीजिएगा, हेडिंग डालें लाइट रिएक्शन। हेडिंग डालें लाइट रिएक्शन एंड ये डालिएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स।
लाइट रिएक्शन एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यहां भी कुछ लिखना है, कुछ डायग्राम बनाना है, पहले लिख बना लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। जितना हम लोगों को पहले से ही पता है कि लाइट रिएक्शन में कई घटनाएं होती हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है लाइट का एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करके वाटर को स्प्लिट करेंगे। वाटर स्प्लिट होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो सबसे पहले होगा लाइट का एब्जॉर्प्शन, फिर होगा वाटर की स्प्लिटिंग, फिर होगा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और फिर फाइनली बनेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट, जिनका नाम एटीपी और NADPH है। पूरा NADPH प्लस H+ कहा जाता है। ठीक, इन्हीं NADPH+H+ का इस्तेमाल करके और ATP का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनेगा बाद में डार्क रिएक्शन में। वापस आ जाते हैं, तो ये काम हो कैसे जाता है। तो यहाँ देखें, किसी भी ग्रीन लीफ में पाए जाएंगे पिगमेंट्स और प्रोटीन। ढेर सारे पिगमेंट्स में से सैकड़ों पिगमेंट्स, एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखेंगे, हंड्रेड्स, सैकड़ों का मतलब 999 तक। जैसे एक आओ बढ़ाओगे 1000 हो जाएगा, 1000 में चले जाओगे। सैकड़ों पिगमेंट और प्रोटीन मिल करके छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। उसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का नाम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या शॉर्ट फॉर्म में LHC। यही लोग लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ही ट्रैप करेंगे। नाम ही पड़ रहा है इनका लाइट हार्वेस्टिंग। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहो, चाहे फोटो सिस्टम कहो, चाहे पिगमेंट सिस्टम कहो, यही वो ग्रुप है जो ट्रैप करेगा या एब्जॉर्ब करेगा किसको, लाइट को। लेकिन फोटो सिस्टम होते हैं दो प्रकार के, एक का नाम फोटो सिस्टम 1 और एक का नाम फोटो सिस्टम 2। शॉर्ट फॉर्म में इसको PS1 भी कहते हैं, इसको PS2 भी कहते हैं। पहला सवाल यही इनके नाम क्या कि 1-2 कहां से आया। तो 1 और 2 आया है डिस्कवरी से। जिसका खोज पहले हुई उसका नाम PS1 और जिसकी खोज बाद में उसका नाम PS2। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम ऐसा नहीं है, जो पहले खोजा गया वो काम बाद में करता है और जो बाद में खोजा गया वो काम पहले। तो कह रहा किस आधार पर नहीं किया गया है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। किस आधार पर किया गया है, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। तो डिस्कवर पहले कौन हुआ, PS1, और काम पहले कौन करेगा, PS2। तो काम जो करेगा पहले वो डिस्कवर हुआ बाद में। वापस आ जाइए, किसी भी फोटो सिस्टम को बनाने में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एंटीना और रिएक्शन सेंटर। जैसे मान लेते ये एक कोई ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, यहाँ बहुत सारे पिगमेंट है, हमने कहा सैकड़ों पिगमेंट है। मान लेते हैं कि 100 ही पिगमेंट है, मान लेते हैं 100 पिगमेंट है। तो अगर किसी फोटो सिस्टम में 100 पिगमेंट हैं तो एक पिगमेंट को छोड़ दीजिए, किसी एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को छोड़ दीजिए, बचे कितने, 99। 99 जो हैं वो बना लेते हैं एंटीना। तो जो एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बचा वो बना लेता है क्या, रिएक्शन सेंटर। तो एंटीना कौन बनाएगा और रिएक्शन सेंटर कौन बनाएगा। तो कहोगे जितने भी पिगमेंट होंगे उस ग्रुप में, सैकड़ों यहाँ लिखे हैं, कह रहा उस ग्रुप में जितने भी होंगे उसमें से एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को छोड़ दीजिए, बाकी जितने होंगे वो क्या बना लेंगे, एंटीना। जैसे ग्रुप में अगर 100 हैं तो 99 क्या बना लेंगे, एंटीना, और एक क्या बना लेगा, रिएक्शन सेंटर। तो आप बताओ एंटीना में क्लोरोफिल ए होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे सिर हिला रहे हो, ये गड़बड़ है। आप सोचो मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। अगर 100 पिगमेंट होंगे तो उसमें से 50 तो क्लोरोफिल ए ही होंगे, नहीं होंगे। और अगर 50 क्लोरोफिल ए होंगे तो 49 क्या बना रहे होंगे, एंटीना। एक क्या बना रहा होगा। क्वेश्चन को समझो, जितने ग्रुप में पिगमेंट हैं उसमें से एक क्लोरोफिल ए को छोड़ दो। जैसे मान लेते ग्रुप में 10 क्लोरोफिल ए हैं तो 10 में से एक को छोड़ दीजिए, कितने बचे, 9। तो वो 9 कहां होंगे,
तो एंटीना में सब होते हैं, ए भी होता है, बी भी होता है, कैरोटिनॉइड भी होगा, ज़ैंथोफिल सब होंगे। रिएक्शन सेंटर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? क्लोरोफिल। तो ये मत निकाल लीजिएगा, मतलब क्या कि एंटीना में क्लोरोफिल ए नहीं है, वहां भी है। अगर मान लेते ग्रुप में 10 हैं क्लोरोफिल ए, तो 9 कहाँ होंगे? एंटीना में। एक कहाँ होगा? रिएक्शन सेंटर में। यहां आ जाओ, एंटीना और रिएक्शन सेंटर में क्या है? तो एंटीना में बहुत सारे पिगमेंट होंगे, यहाँ केवल एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा। इसका काम लाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे किसको? क्लोरोफिल ए जो कहाँ है? रिएक्शन सेंटर को। क्लोरोफिल ए कहो या क्या कहो, रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। अब रिएक्शन सेंटर में ये भी लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन यहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब सवाल यह है कि हमारे पास दो पिगमेंट सिस्टम है, PS1 और PS2, तो क्या दोनों के रिएक्शन सेंटर एक जैसे होंगे? तो कहोगे नहीं, दोनों के रिएक्शन सेंटर अलग अलग होंगे। किस मामले में अलग होंगे? तो देखो किस मामले में अलग होंगे। क्लोरोफिल ए अगर पिगमेंट सिस्टम 1 का है तो वो अधिकतम 700 नैनोमीटर तक की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर क्लोरोफिल बी का है तो अधिकतम 680। मतलब अगर PS1 है तो उसकी रेंज बताओ एब्जॉर्प्शन की। वो 400 से 700 तक पूरी एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर क्लोरोफिल बी है तो 400 से शुरू करेगा, कहां रुक जाएगा? 680 पर रुक जाएगा। तो रिएक्शन सेंटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितना है? तो कहोगे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे? तो कहोगे मैक्सिमम 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करेगा, किसका? PS1 का, और मैक्सिमम 680 एब्जॉर्ब करेगा किसका? PS2 का। तो लिखो PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है, लिखते चलें, उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितना है? तो कहोगे 700 नैनोमीटर है। इसी नाते PS1 का एक और नाम पड़ गया, इसको कहते हैं कॉल्ड एज P700। तो PS1 का नाम P700 है, क्यों? क्योंकि इसके रिएक्शन सेंटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितना है? 700। इसी तरीके से PS2 रिएक्शन सेंटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितना है? तो कहोगे 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर। इसी नाते इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया? P68। तो ये नाम क्यों पड़ा और ये नाम क्यों पड़ा? तो ये नाम पढ़ रहे हैं रिएक्शन सेंटर के एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा से, और PS1 PS2 नाम क्यों पड़े? वो डिस्कवरी से। दो दो नाम हैं, दो दो आधार हैं। अब असली सवाल ये है कि ये कैसे पता चला कि पौधों में दो पिगमेंट सिस्टम या दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं? ये कैसे पता चला? भाई एक की डिस्कवरी हो गई थी जिसका नाम PS1 रखा गया। जब दूसरा डिस्कवर हुआ तभी तो पहले वाले का नाम PS1 रखा गया, वरना जब डिस्कवरी हुई होगी तो सिंपली पिगमेंट सिस्टम कहते होंगे। जब दूसरा डिस्कवर हुआ तो कहा पहले वाले का नाम क्या रख दो? 1, और दूसरे वाले का नाम PS2। कैसे डिस्कवर हो गया? तो यहाँ एक साइंटिस्ट हैं, हमने लिख लिया है, आप कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम इमर्सन है। इमर्सन नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या? एक प्लांट लिया
और उसके ऊपर केवल रेड लाइट डाली और जिसकी वेवलेंथ थी 680 से ज्यादा, 680 से ज्यादा डाली, तो बताओ कौन सी लाइट डाल रहे हैं? रेड लाइट डाल रहे हैं। ये बताओ PS1 काम करेगा कि PS2 काम करेगा कि दोनों काम करेंगे? अच्छा, कुछ लोग आंसर बिल्कुल मुंह में रखे रहते हैं, पहले आंसर देंगे। लाइट ऐसी डाली जा रही है जिसकी वेवलेंथ 680 से ज्यादा है। हिंदी में समझ में, 680 से ज्यादा है। तो अगर 680 से ज्यादा है तो PS2 का रिएक्शन सेंटर काम ही नहीं करेगा। उसकी लिमिट कितनी है? 680। और लाइट कौन दे रहे हो? 680 से ज्यादा। तो क्या होगा? PS1 काम करेगा कि PS2 की दोनों? तो केवल PS1 काम करेगा। तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी कि कम? अगर एक ही पिगमेंट सिस्टम काम करेगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। ये किस कलर की लाइट डाले हो? रेड कलर की। तो कह रहे हैं इमर्सन कि अगर पौधे के ऊपर केवल रेड कलर की लाइट डाली जाए जिसकी वेवलेंथ 680 से ऊपर है तो फोटोसिंथेसिस घट जाती है। इस फिनोमेना के लिए इन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम रेड ड्रॉप है। अभी लिखिएगा नहीं, कौन सा ड्रॉप? रेड ड्रॉप फिनोमेना। क्या कहता है? तो ये कहता है कि यदि किसी पौधे पर केवल रेड कलर की लाइट डाली जाए और जिसकी वेवलेंथ कितनी हो? 680 से ज्यादा हो तो फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। तो क्या कहोगे? रेड ड्रॉप फिनोमेना। बात खत्म। ऐसे दुनिया चल रही थी। फिर इन्होंने कहा लाओ एक्सपेरिमेंट बदलते हैं। उसी पौधे पर दो लाइट डालते हैं, ब्लू वाली भी लाइट डालते हैं और रेड, दोनों लाइट डालते हैं। मतलब 680 के ऊपर वाली भी और 680 के नीचे वाली भी। तो क्या होगा? तो अगर दोनों लाइट डालोगे तो क्या होगा? तो दोनों पिगमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर दोनों एक्टिवेट हो गए तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। इसके लिए इन्होंने शब्द दिया है इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट। और इसी से पता चला, इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट से पता चला कि दो पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं। एक है जो सिर्फ 680 के ऊपर ज्यादा काम करेगा और एक है जो 680 के नीचे भी काम करेगा। तभी तो पता चला दो हैं। तो दो पिगमेंट सिस्टम की डिस्कवरी में किस वैज्ञानिक का काम है? इमर्सन। और इफेक्ट कौन सा है? इमर्सन इनहैंसमेंट। एनसीईआरटी में ना ये दिया है और ना ये दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है रेड ड्रॉप में कौन सा पिगमेंट सिस्टम काम करेगा और कौन नहीं करेगा? है PS1 काम करेगा और PS2 काम नहीं करेगा। तो साइड से लिखो रेड ड्रॉप फिनोमेना। रेड ड्रॉप फिनोमेना। और इसके आगे एरो करके लिखेंगे। लिखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस reduce if plant exposed by only red light of more than 680 नैनोमीटर। अगर रेड लाइट दी जाए वो भी कितनी? केवल 680 नैनोमीटर की दी जाए तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस घट जाती। क्यों? क्यों घट जाती है? तो कहोगे ओनली क्या काम करेगा? PS1 फंक्शन। तो सिर्फ लाल कलर की लाइट डाली गई, उसकी वेवलेंथ कितनी रखी गई? 680 के ऊपर। तो फोटोसिंथेसिस घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि केवल
PS1 काम कर रहा है। बीमारी समस्या का नाम क्या कहा गया? रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्लियर है यहां तक? अगला लिखो, अगला लिखो इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट। इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट। इसके आगे लिखो इसके आगे लिखें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनहैंस कब? इफ प्लांट exposed by both red and क्या ब्लू लाइट टुगेदर। अगर एक साथ डालें, रेड के साथ क्या मिला लें? ब्लू भी मिला लें, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। इसी नाते नाम इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। क्यों बढ़ गया? कहोगे बोथ PS1 एंड क्या PS2 फंक्शन, और इसी से डिस्कवर हुए दो फोटो सिस्टम। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन काम का है। चलिए, लाइट एक्शन का दूसरा नाम फोटोकेमिकल फेज। इसमें सबसे पहले क्या होगा? लाइट एब्जॉर्प्शन, फिर क्या होगा? वाटर स्प्लिटिंग, फिर क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज, और फिर क्या होगा? हाई एनर्जी इंटरमीडिएट। कौन से? एटीपी और NADPH। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पाए जाएंगे जो इन्वॉल्व है किसमें? इसी प्रोसेस में। पिगमेंट ऑर्गेनाइज होते हैं दो ग्रुप में, नाम क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या LFC। एक का नाम PS1, एक का नाम PS2। इनका जो नाम है वो कहां से आया? सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। कहां से नहीं आया? सीक्वेंस ऑफ देयर फंक्शन। क्योंकि काम कौन पहले करेगा? PS2। ये कैसे पता चलेगा? अभी आगे बताएंगे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना किसका होता है? सैकड़ों पिगमेंट, और साथ में क्या रहती है? प्रोटीन। किसी भी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट में, सॉरी कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम, सारे पिगमेंट, ऑल द पिगमेंट क्या बना लेते हैं? एंटीना बना लेते हैं। बस इसको छोड़ के एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। दीज पिगमेंट जो एंटीना वाले हैं वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस को मोर कराएंगे। क्यों? एब्जॉर्ब करेंगे डिफरेंट वेवलेंथ। लेकिन जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो क्या बना लेगा? रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर क्या है? दोनों का अलग अलग होता है। PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है उसका जो क्लोरोफिल ए है उसका एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर है, तो नाम क्या रखा? जबकि PS2 का जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितना है? 680, तो नाम क्या रखना पड़ा? P680 रख पड़ा। डायग्राम देखो, इतने सारे पिगमेंट यहाँ हैं, ये सब क्या हैं? एंटीना, और ये क्या होगा? एक रिएक्शन सेंटर। तो सारे हैं एंटीना। देखो एनर्जी आई और फाइनली कहाँ पहुंची? रिएक्शन सेंटर। तो सब एब्जॉर्ब करके किसको दे देंगे? और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ चला जाएगा? एक्सेप्टर के पास जाएगा। हेडिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो रेस्पिरेशन में पढ़ा जाता था। यहां हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है और वहां भी होता है, क्योंकि यहां भी ATP बननी है, वहां भी ATP बननी है। तो हेडिंग डालें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और डायग्राम बनाएं।
लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी और NADPH प्लस H प्लस बनते हैं। इनके बनने के पीछे की जो कहानी है कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसमें ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली है, तो से मान लेते हैं कि ये कोई थाइलेक्वाइड है, तो थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इस मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू। उसी को कहते क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसी का फाइनल जो रिजल्ट होता है, फाइनली हमको क्या मिल जाता है? एटीपी मिल जाते हैं जो एडीपी से बनेंगे, और हमको क्या मिल जाएगा? NADPH2। कैसे बन जाएगा वो यहां नहीं बताया है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, तो कुछ और भी होता होगा और अंततः हमको क्या मिल जाएंगे? एटीपी और NADH2 मिल जाएंगे। तो होता क्या, जरा देखिए। जैसे मान लेते हैं कि लाइट वेवलेंथ 680 नैनोमीटर है, तो 680 नैनोमीटर है तो PS2 पहले एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि PS1 कह रहा है कि हमको 700 दोगे तो हम एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट वो भी हो सकता है, लेकिन वो 700 का उसका मैक्सिमम है, अभी आपने वो दिया नहीं है। तो मान लेते हैं लाइट कहां तक आई? 680 तक आई। PS2 पहले एक्टिवेट हो जाएगा, PS1 बाद में एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, वो रिएक्शन सेंटर तक एंटीना लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा। अब जैसे मान लेते कि कोई मॉलिक्यूल X है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कुछ और होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कुछ और होता है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी में मिल रहा है तो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो उसका रिडक्शन होगा, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए ऑक्सीडेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है वो किसी एक्सेप्टर को आया, तो अगर एक्सेप्टर को आया है तो एक्सेप्टर का क्या हुआ? रिडक्शन। फिर इसने आगे दे दिया तो इलेक्ट्रॉन अगर आगे चला गया तो ऑक्सीडेशन। तो इसका हुआ क्या है? इसका पहले हुआ रिडक्शन, बाद में हुआ ऑक्सीडेशन। तो क्या हुआ? रिडॉक्स हुआ। इसका रिडॉक्स हुआ है, ये इसका एक रिडॉक्स पोटेंशियल होगा जो कि हाई होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन हाई रिडॉक्स पोटेंशियल पर आया है तो इसको क्या कहोगे? अप हिल कहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और चेन में क्या पाए जाते हैं? साइटोक्रोम। अब साइटोक्रोम देखो, दो नाम लिखे हैं, एक लिखा है साइटोक्रोम B6 और दूसरा है साइटोक्रोम F। तो पहले B6 को मिलेगा, फिर F को मिलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन इन साइटोक्रोम से गुजर रहा था तभी क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। अच्छा, और देखो इलेक्ट्रॉन आगे किसको मिलेगा? प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन किसको दे देगा? PS1 को दे देगा। तो ये हाई रिडॉक्स पोटेंशियल पर है और ये लो रिडॉक्स पोटेंशियल पर है। तो हाई से लो आओगे तो क्या कहोगे? डाउनहिल कहोगे। ठीक है, मान लेते तब तक भैया लाइट 700 वाली भी आ गई, तो 700 वाली आ जाएगी तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सबसे पहले जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स और फाइनल अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका भी क्या है? हाई रिडॉक्स पोटेंशियल पर है, तो ये भी क्या हुआ? अपहिल हुआ। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो भी होगा, इसका नाम अभी नहीं बताया है क्योंकि अभी हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो वहीं सबके नाम लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को दे देगा, किसको? NADP प्लस। अब NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन जैसे दोगे ये क्या कर जाएगा? रिड्यूस करेगा। किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस कर जाएगा किसमें? NADPH प्लस H प्लस में, और रिएक्शन पूरी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो, तो पहले चला अपहिल, फिर चला डाउनहिल, फिर चला अपहिल, फाइनली क्या हो गया? डाउनहिल। और फाइनली कहां पहुंचा? NADP प्लस। तो हमको फाइनली मिला क्या? NADPH प्लस H प्लस। अब NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट करना है तो H भी तो चाहिए। तो ये जो प्रोटॉन निकले हैं ये घुमा फिरा करके यही इनडायरेक्टली कहां यूज हो जाते हैं? NADPH बनाने में हो जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। PS1 ने कहा हमारा इलेक्ट्रॉन निकला, इसने इस्तेमाल करके ये बना लिया।
अच्छी बात है, हमारा इलेक्ट्रॉन वापस दो। तो कहे वो तो भैया यूज हो गया रिडक्शन में, तो वापस कैसे हुआ? तो इसने कहा परेशान ना हो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम देते हैं। तो PS1 के इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन किया? PS2 ने। अभी मौके पे PS1 शांत हो गए, खुश कि उनका इलेक्ट्रॉन मिल गया है। थोड़े दिन बाद इनको भी याद आया कि हमारा इलेक्ट्रॉन वापस नहीं मिला है, तो इनका इलेक्ट्रॉन कैसे वापस आएगा? तो इनका इलेक्ट्रॉन कौन देगा? वाटर देगा। वाटर टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 प्रोटॉन निकलेंगे और ऑक्सीजन। अगर 2 तोड़ दो तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, फिर पूरा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, PS1 के इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट PS2 करता है, और PS2 के इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट PS2 के इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट कौन करता है? वाटर। आखिरी सवाल, वाटर कहां टूटेगा, PS1 पर कि PS2 पर? PS2 पर टूटेगा। चलो मान लेते हैं कि ये PS2 है, यहां PS2 है, ठीक है। तो बताओ, जो ऑक्सीजन निकलेगी वो अंदर गिरेगी कि बाहर? अंदर कहां था? देखो, ये है थाइलेक्वाइड। तो थाइलेक्वाइड का ये है ल्यूमेन। बताओ, ऑक्सीजन ल्यूमेन में गिरेगी कि थाइलेक्वाइड के बाहर? तो स्ट्रोमा होगा, वहां गिरेगी। ल्यूमेन में क्वेश्चन है, इसी पैराग्राफ में आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये जो ऑक्सीजन निकलेगी वो अंदर ल्यूमेन में गिरेगी, और प्रोटॉन कहां गिरेंगे? वो भी अंदर गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये सिस्टम है ये अंदर की तरफ पाया जाता है। तो जो मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ पाया जाएगा, इसी नाते प्रोटॉन और ऑक्सीजन कहां गिरे? ल्यूमेन में। और अगर ये बाहर की तरफ होता तो कहां जाते? बाहर। तो जरा बताओ, वाटर की स्प्लिटिंग से जो प्रोटॉन और ऑक्सीजन रिलीज होगी वो ल्यूमेन में गिरेगी कि स्ट्रोमा में? ल्यूमेन में। क्यों? क्योंकि जो PS2 है वो अंदर की तरफ है, और अगर वही मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ होता तो क्या होता? बाहर गया था। सुन लीजिए फिर लिखिएगा, क्वेश्चन यहां बहुत सारे हैं। किसी भी क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन सिस्टम में मेन है ग्रेना लैमेली, ग्रेना जो थाइलेक्वाइड है, उसकी मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एक कैरियर से दूसरे कैरियर, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहले कौन काम करेगा? PS2। फिर कौन काम करेगा? PS1। 680 की लाइट आई, PS2 काम किया, इलेक्ट्रॉन निकला, एक्सेप्टर को गया, उसने साइटोक्रोम को दिया, उसने प्लास्टोसाइनिन को दिया, उसने PS1 को दिया। PS1 से भी निकला, एक्सेप्टर तक गया, फाइनली NADP प्लस तक गया, और वो रिड्यूस करके NADPH2 में कन्वर्ट हो गया। बात खत्म। इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते क्या है? जेड। तो जेड दिख रहा होगा, बस ये जेड ऐसे नहीं, ये जेड ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको आप ऐसे कर दीजिए, अभी जेड हो जाएगा, ठीक। तो ये जेड स्कीम है। बस ये जेड स्कीम कब बनेगी? तो जब ये सारे लोग लाइन से रखे होंगे तभी तो जेड बनेगी। तो जेड स्कीम कब बनेगी? जब सब लोग सीरीज में रखे होंगे अकॉर्डिंग टू द रिडक्स पोटेंशियल। फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। PS1 2 से चलेंगे, पहले क्या होगा? अप हिल, फिर क्या होगा? डाउन हिल, फिर अप हिल, और फिर तो फाइनली क्या है? डाउन हिल है, ठीक है। एक आखिरी सवाल, PS1 का इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करेगा? PS2। और PS2 के इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करेगा? क्या करेगा? वाटर। वाटर कहां टूटेगा? PS2 पर टूटेगा कि PS1 पर? PS2 पर टूटेगा। तो इसी नाते फिर ऑक्सीजन कहां रिलीज होगी? वाटर, वो प्रोटॉन कहां रिलीज होंगे? तो कहोगे PS2 चूंकि अंदर की तरफ है तो कहां गिरेंगे? ल्यूमेन। ये पढ़ा लीजिए, 3-4 लाइनें लिख लीजिए। अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे हम लोग क्या? फोटोफास्फोराइलेशन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इसको बस लिख लीजिए, लिखे। चलिए, इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट ओवर कहां, मेम्ब्रेन सिस्टम, और इसी का रिजल्ट क्या होगा, एंड NADPH की सिंथेसिस होगी। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो पूरा फ्लो बता डालिए। PS2 से शुरू करिएगा। PS2 से कहां जाएगा, से जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, से कहां जाएगा साइटोक्रोम B6, से कहां जाएगा साइटोक्रोम F, से कहां जाएगा प्लास्टोसाइनिन, से PS1, से आयरन सल्फर, से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, से NADP प्लस। ये फ्लो है। फिर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। पहले होगा अपहिल, फिर डाउनहिल, फिर अपहिल, फिर डाउनहिल। तो फाइनली डाउनहिल है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जेड स्कीम। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, जेड स्कीम। और ये तभी संभव है जब व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन कैरी प्लेस इन सीरीज according to redox potential। किसका हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, किसका लो, तो PS2 का लो है, एक्सेप्टर का हाई है। साइटोक्रोम B6 का भी लो है, F का भी लो है, प्लास्टोसाइनिन का भी लो है, और उससे लो PS1 का है। फिर उससे हाई आयरन सल्फर, उससे हाई एक्सेप्टर, फिर उससे लो किसका, NADP प्लस का। सब सवाल ही सवाल हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ PS1 रिप्लेस बाई इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर पूछेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2 रिप्लेस बाई इलेक्ट्रॉन ऑफ वाटर स्प्लिटिंग। फिर पूछेगा वाटर स्प्लिटिंग कहां होती है, तो कहोगे एट PS2 होती है। वाटर स्प्लिटिंग से क्या रिलीज होते हैं, तो रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, ऑक्सीजन। ये प्रोटॉन और ऑक्सीजन कहां गिरेंगे,
रिलीज इन ल्यूमेन ऑफ थाइलाक्वाइड। और क्यों? इसका बिकाज भी पूछा गया है, क्यों? तो जो PS2 है वो कहां है? अंदर की तरफ है। बिकाज PS2 लोकेटेड इनर साइड। सोच के बताएंगे। NADP प्लस रिड्यूस होता है NADPH2 में बाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑप्शन PS1, ऑप्शन PS2, ऑप्शन वाटर। NADP plus reduce into NADPH by using electron of PS1, PS2, water। पक्का? PS1 होगा, 2 नहीं होगा। भैया PS1 वाला वहां यूज हुआ, तभी तो वो नाराज हो गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन वापस करो, तो PS2 ने दिया, फिर वो नाराज हो गए तो वाटर ने दिया। ऐसा थोड़े कि यहां से लिए वहां दिए हैं, ऐसा नहीं है। इनका चला गया, अपना मांग रहे हैं, तो कौन दे दिया? PS2। आखिरी लाइन, NADP प्लस into NADPH by using electron of PS1। सारे पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट लिखा दिए हैं। आज के लेक्चर को आज रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। अगर आज ही लेक्चर रिवाइज कर लिए तो 4-5 महीने चाहे न रिवाइज करिएगा, ये भूलेगा नहीं। आज लेकिन इसको जरूर रिवाइज करिएगा। और नर्सरी के स्कूल के तरीके से जूता मोजा कॉपी किताब सब पैक ना करिए, ठीक है? अभी NCERT पढ़ लीजिए तब भागिए। हमको समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है, हा? जैसे लग रहा है क्लास में नहीं कहीं और बैठे हैं। शुरू करें? ये छाप लियो। देखो PS2 का रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल A क्या एब्जॉर्ब करेगा? 680। और 680 भी किस में आएगी? रेड ही में आएगी। भाई रेड तो 600 से 700 तक है ना। काजिंग इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड और जंप कर जाएगा कहां? दूसरे ऑर्बिट में। दीज इलेक्ट्रॉन, इनको कौन पिक कर लेगा? तो कहोगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो कहां दे देगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दे देगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका बना होगा? साइटोक्रोम। यहां 2 साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है? डाउनहिल। ये दिस बताओ बस क्या है? एनसीईआरटी में दिस बहुत खतरनाक लिखे हैं। ये कौन सा दिस है? ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साइटोक्रोम को जब जाएगा तो क्या होगा? डाउन हिल।
इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडक्स पोटेंशियल, मतलब इसका हाई है, इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होगा, वो पास हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंड पास ऑन टू द पिगमेंट सिस्टम 1, फाइनली वहां पहुंचेगा। साथ में इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन सेंटर से एक्साइट हो जाएगा और वो भी रिसीव, कब, जब वो रिसीव करेगा रेड लाइट वेवलेंथ कितनी 700, और अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा किसको, एक और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जो कहां पाया जाएगा हाई रिडक्स, मतलब फिर से अपहिल होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा डाउनहिल अगेन, दिस टाइम ये मॉलिक्यूल कहां पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन NADP प्लस, और जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा ये क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा NADP प्लस किसमें, तो देखिए कभी जल्दी जल्दी में इतना लिखते हैं NADPH लिखते हैं और कभी NADPH प्लस लिखते हैं। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम PS2, पहले क्या करेंगे अपहिल कहाँ जाओगा एक्सेप्टर, फिर क्या होगा डाउनहिल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू कहाँ PS1, फिर एक्साइटेशन, फिर ट्रांसफर करेंगे एक्सेप्टर, फाइनली क्या होगा डाउनहिल किसको रिड्यूस करेगा किसमें, इसको कहोगे क्या जेड स्कीम। ये तभी कैरेक्टरिस्टिक शेप है और ये तभी संभव है जब सभी लोग ऑल कैरियर प्लेस इन एक लाइन में खड़े कर दिए जाएं, किसके हिसाब से रिडक्स पोटेंशियल, ये भी हो है। हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली कैसे सप्लाई करेगा, तो लिखा इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव फ्रॉम PS2 मस्ट बी रिप्लेस, PS2 वाले को कौन काम करेगा, लिखा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब जब टूटेगा कहाँ PS2 पर, तो वाटर जब टूट जाएगा तो 2 प्रोटॉन निकलेंगे, ऑक्सीजन निकलेगा और क्या इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन तो एक प्रोडक्ट ही है किसका फोटोसिंथेसिस का। इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम PS1, ये कहां से आएगा, तो PS1 वाले के लिए PS2 से आएगा। कह रहा ये ध्यान रखिए, इट नीड टू एम्फसाइज हियर दैट अगर वाटर स्प्लिटिंग होगी तो कहां होगी PS2, जो कि फिजिकली कहां लोकेटेड है इनर साइड पर लोकेटेड है। तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा, ये आया हुआ सवाल है पिछले साल, इस क्वेश्चन का जवाब पूछ लिया है, वेयर कहां प्रोटॉन और ऑक्सीजन रिलीज होंगे, ऑप्शन ल्यूमेन में कि बाहर की तरफ, तो ल्यूमेन में। तो ये तो हो गया एसर्शन रीजन है, तो रीजन ऊपर लिखा है, ये फिजिकली कहां लोकेटेड है इनर साइड। बस आज इतना ही, कल टेस्ट है